तो ये आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे किए थे, आज हम और आगे बढ़ेंगे। तो भाई हमारे पास है बेनेकेंट पोर्टल यूज़। इसके क्या होते हैं हम ये देखेंगे, किसके यूज़ क्या होते हैं बेनेकेंट पोर्टल के। ये वन स्टेप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ई अथॉरिटी की तरह, जो कि पब्लिक सेक्टर्स में अपना काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर में अपना काम करवाना चाहते हैं। उन सभी का जो डाटा होता है, उस डाटा को ये अपने अंदर सेव करता है। कौन सा पोर्टल? बेनेक, BANK, बेनेक नेट, बेनेक नेट पोर्टल। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। तो भाई ये हमारे सिक्किम में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोरांग डिस्ट्रिक्ट में। अब यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी मिनिस्ट्री इसको देखती है। राजीव रंजन सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस पर काम किया जा रहा है। इन शॉर्ट हम इसमें फ़िशेस के सारी की सारी फ़िश का ध्यान रखते हैं और उनकी जो भी रिहेबिटेशंस वगैरह होती हैं, उनकी लाइफ, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर लाइफ इज़ सस्टेन्ड इन द पॉन्ड ऑफ द वाटर, इन द वाटर ऑफ द पॉन्ड। एक्चुअली अगर उस पॉन्ड का pH कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो मछलियाँ मर जाती हैं। अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत हो जाए तो मछलियाँ मर जाती हैं। और ऐसे ही उसमें अगर अलग अलग चीज़ें हो जाएं, लाइक उसमें कोरल रीफ्स नहीं है, उसमें मछलियों को खाना नहीं है, मतलब मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, छोटी मछलियाँ पौधे वगैरह से अपना काम चलाती हैं। और ब्रेड चॉप्स वगैरह हम जो फेंकते हैं ना सुबह सुबह शाम शाम में या फिर लेक के पास खड़े होकर, उनसे अपना काम चलाती हैं। ये सब नहीं है तो वो भापड़ी मतलब बेचारी मर जाती हैं। तो इसी को रिस्टोर करने के लिए, इसी को संभालने के लिए हमारे राजीव रंजन सिंह जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम में सोरांग डिस्ट्रिक्ट में यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी मिनिस्ट्री का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर किया था। नेक्स्ट वी हैव इज ओपन डाटा किट, ODK प्लेटफॉर्म। तो ये होता क्या एक्चुअली? तो ये एक तरीका से CAG ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जो भी CAG होता है ना हमारे, CAG कौन? CAG अथॉरिटी होती है इंडिया की। एक बहुत बड़े से PM होते हैं, जैसे CM होते हैं, जैसे गवर्नर्स होते हैं, वैसे CAG भी होते हैं, चीफ अटॉर्नी जनरल, जहाँ तक मेरे को याद है। तो ये भी अथॉरिटी होती है। अब इनको भाई इनका डेटा होता है बहुत सारा, इनका काम भी होता है बहुत टफ, बहुत हार्ड और बहुत अच्छा। तो इनका डेटा होता है बहुत सारा, इनको स्टोर करने की ज़रूरत होती है उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए अपने हिसाब से। तो इसके लिए इनको लगता है एक सॉफ्टवेयर, यही ओपन डाटा किट इज़ दैट सॉफ्टवेयर। ये प्लेटफॉर्म है CAG के लिए, सिर्फ CAG के लिए। इससे क्या होगा? इससे देखो स्कीम्स जो होंगी ना वो डायरेक्ट पब्लिक तक पहुँचेंगी, जो CAG बनाते हैं हमारे लिए। लाइक जो भी स्कीम बनती है सारी की सारी, फॉर एग्जांपल लाडली बहना योजना, इट्स अ स्कीम अंडर विच पुअर लेडीज़, especially those who fall under the category of BPL or some reserved caste, get financial support from the government of their state. ये स्कीम बहुत सारी जगह पे चल रही है। महाराष्ट्र में उनको 3,000 या फिर 2,000 रुपये मिलते हैं, MP में 1,400 या फिर 1,500 रुपये मिलते हैं, राजस्थान में भी ऐसे ही 1,500 या फिर 2,500 मिलते हैं, हरियाणा, हिमाचल, UP, बिहार, इन सारी जगहों पे स्कीम चल रही है। अब ये स्कीम भाई तुम सोच रहे हो PM ने बनाई है? नहीं, इसको बनाती है इनकी पूरी कमेटी एक साथ बैठ के। इंट्रोड्यूस PM करते हैं, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होती है, उसके बाद फिर डिबेट होती है, उसके बाद सब लोग हाँ करते हैं ना करते हैं। ऑल दो स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट करवाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही इसकी अथॉरिटी है उनके स्टेट में प्रोवाइड करवाने के लिए। तो स्टेट के जैसे MP के हम बोले तो मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी, महाराष्ट्र के फडणवीस जी, ये सब अपना काम करेंगे यहाँ पे। अब ये जो ओपन डाटा किट सॉफ्टवेयर मतलब प्लेटफॉर्म है, ये उनके OS से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, CAG का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे कनेक्टेड रहेगा। और ये जो है ODT प्लेटफॉर्म,
ये एक मिडवे की तरह काम करेगा जो कि हमारे और CAG से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से जो CAG हमारे लिए स्कीम बनवा रहे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं ना बेटर वे, और यही सब इसके बारे में है। एंड एंड ऑफ द डे इट्स वर्क इज टू मैनेज द डाटा मोर एफिशिएंटली। अब इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज हम सब जानते हैं कहाँ पे है। ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ब्रिज का नाम उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला। बारामुल्ला क्या है? बारामुल्ला इज़ अ फास्ट वे, और रेल लिंक है ये इनके बीच में, है ना। ये ब्रिज का नाम अंजी कंड ब्रिज है और ये 470 या 473 473 मीटर्स लंबा है। बिल्ड बाय कैनेलियन रेलवेज और रेस डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, रियास डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है अंजी रिवर के ऊपर, इसलिए इसका नाम अंजी खद ब्रिज है। सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पहला रेलवे का। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरपोल सिल्वर नोटिस। व्हाट इज़ दिस? होता है ऐसा है कि जो हमारे यहाँ क्रिमिनल्स हैं वो भाग जाते हैं दूसरे देश में। दूसरे देश में जाने के बाद उनको पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट उनको पकड़ती वगैरह है नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में। बेस्ट एग्जांपल लाइक दाऊद इब्राहिम, इंडिया का छठा बटा क्रिमिनल नहीं, डॉन बन के भाग गया कहाँ पे? पाकिस्तान जैसी लुल कंट्री, मतलब एकदम लुल पड़ी हुई कंट्री, दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल को पनाह दे रही है। इसको पकड़ना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ है। वो अलग बात है, हमारे इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस, पुलिस, रॉ सब जानती है कि ये कहाँ है, लेकिन लीगल एक्शन लेना वो भी थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन के साथ सही नहीं होगा, और हमारी कंट्रीज़ पे भी इसके लिए उंगलियां उठ सकती हैं, कंसर्न उठ सकते हैं। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए, और इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हमने बनाया इंटरपोल सिल्वर नोटिस। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल पुलिस, नॉट एक्चुअली इंटरनेशनल पुलिस बट इंटरनेशनल एजेंसी, जिसमें सारी कंट्रीज़ का एफिलिएशन होगा। और इसमें सपोज़ आपकी कंट्री का कोई मुजरिम, बड़ा ख़तरनाक मुजरिम या फिर छोटा मुजरिम भी भाग के हमारे यहाँ आ गया, तो हम इंटरपोल की हेल्प लेके उस मुजरिम को पकड़ सकते हैं, सज़ा दिलवा सकते हैं। किसी भी कंट्री में भाग जाए हम पकड़ लेंगे उसे। नेक्स्ट इज़ BRICS। कौन नहीं जानता इसे? B फॉर भारत, R फॉर रशिया, I फॉर इंडोनेशिया, C फॉर चाइना, एंड पहले एस छोटा था, पहले 4 ही कंट्रीज़ थी। अभी नहीं, B फॉर भारत नहीं है, B फॉर ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर एस पहले छोटा था, ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो ब्रिक्स था। अब एस आ गया तो एस में यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ जाता है। तो न्यू मेंबर कौन है भाई इसका? ब्राज़ील ने एक न्यू मेंबर ज्वाइन करवाया है ब्रिक्स में, और वो है नाइजीरिया। ऑल्दो इट्स नॉट न्यू मेंबर येट, वी हैव अनाउंस्ड दैट ब्राज़ील have announced that Nigeria will become the new member of our BRICS summit or BRICS partnership or affiliation. Next we have is National Voters Day। 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, मतलब 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। 15वीं एनिवर्सरी थी अपने नेशनल वोटर्स डे की। इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, एवरीवन वोट फॉर श्योर। मतलब हर एक काम मत पक्का होना चाहिए। हम किसी से पूछेंगे तूने वोट किया कि नहीं किया, किसी से पूछना नहीं है, तुम्हें वोट करना ही पड़ेगा। इट्स अ प्रायोरिटी, नॉट योर चॉइस। नेक्स्ट इज नेशनल आर्मी डे। ये कौन नहीं जानता? 2025 में ऑल दो हर साल ही आता है। 15 जनवरी को हम नेशनल आर्मी डे बनाते हैं। नेशनल एयरफोर्स डे, नेशनल नेवी डे, नेशनल पब्लिक डे, नेशनल NCC डे, नेशनल परेड डे, नेशनल इंडिपेंडेंस डे, नेशनल रिपब्लिक डे तो कॉमन है, फिर गांधी जयंती, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को आती है, कौन नहीं जानता ये भी। तो इसकी थीम क्या थी? एम्पावर्ड इंडियन केपेबल आर्मी। और ये थीम बहुत शानदार है, क्योंकि हम जब तक हमारी आर्मी को केपेबल नहीं बनाएंगे, सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। और ये फैक्ट नहीं, ये सच्चाई है। नेक्स्ट इज़ कि ये स्टार्ट कब हुआ था? तो वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस
फ्रॉम 1949। 1949 में क्या हुआ था भाई, नेशनल आर्मी डे क्यों बनाते हैं भाई हम? तो देखो छोटी स्टोरी है कि इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1939 से 1944 के बीच में आई थी हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया के ट्रूप्स की सहमति के बिना उनको वॉर में भेजा गया, और इंडियन सोल्जर्स ने जो ब्रेवरी दिखाई है ना वहाँ पे, तुम जानते हो वर्ल्ड वॉर टू में कौन था? जर्मन सोल्जर्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दैट टाइम। सबसे ज़्यादा एडवांस वेपन्स, सबसे ज़्यादा अच्छी मेंटालिटी, सबसे ज़्यादा दमदार लोग। उनके साथ जापानीज़। जापान आज का जापान है, जापान थोड़ी है। जापान था हिरोशिमा नागासाकी के अटैक से पहले का। जब जापान जापान था, जापान खुद एक कंट्री था, जापान की जब खुद की रूलिंग गवर्नमेंट थी, वहाँ पे किंग हो या फिर गवर्नमेंट हो मुझे याद नहीं अभी। तो भाई वो कुछ कुछ 50 60 या फिर 70 साल से अमेरिका के अंडर रहा। जापान के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। ऐसा अमेरिका के साथ ट्रीटी हुई थी। अमेरिका इतना बड़ा बेवकूफ़, नॉट बेवकूफ़ लेकिन भाई क्या बोलूँ, अमेरिका ने जापान से बदला लेने के लिए जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करी। ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्कवर किया था, सब जानते हैं। ओपनहाइमर ने ये भी बोला था दैट आई डिस्कवर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब एंड आई एम डेथ नाउ। लेकिन तुम इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि किसी नॉर्मल लोगों के ऊपर जिनसे तुम्हारी लड़ाई नहीं है, जिनको तुम जानते भी नहीं हो, जिनने तुम्हें कभी देखा भी ना, तुम्हारा कभी बुरा सोचा, उनके ऊपर उनसे बिना बताए बिना कुछ पूछे उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना। इसको न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह देखो मत, इसको देखो कि भाई एक मास कम्युनिटी ऑफ पीपल के ऊपर ऐसा अटैक किया कि विद इन अ सेकेंड उन सबकी लाइफ चली गई विदाउट एनी फीलिंग्स। उनको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, बस ख़त्म। जो भी उसके रेडियस में था वो सब विद इन अ स्नैप भाप में कन्वर्ट हो गया। अभी ये चीज़ तो तुम बोलोगे हाँ भाई होती रहती है, लेकिन मेरी एक सोच है यहाँ पे छोटी सी। तुम्हें पसंद आया तो तुम्हारी इच्छा, नहीं तो गुड लक विथ वॉट एवर मेंटेलिटी यू हैव। द मेंटेलिटी इज़, तुम किसी को अगर वापस ज़िंदा कर सकते हो तो उसको मार दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हारे पास ये शक्ति नहीं है, तुम भगवान नहीं हो कि तुम किसी को मार सको। और हमारे घर ने जो किया ना भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए मुझे हमारे यहाँ ख़ास पसंद नहीं है। ऑल दो पॉलिटिकल बातें फालतू की अपनी। तो बात ऐसी थी कि हमारे इंडियन ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया। वी आर फेसिंग द जापनीज़ आर्मी, द जर्मन आर्मी, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम। और हमारे सोल्जर्स ऐसे कि हमारे लिए भाई बाकी यूएस आर्मी, यूके आर्मी, और फिर हमारी फ्रेंच आर्मी और जो भी कंट्रीज़ का एफिलिएशन था अगेंस्ट दैट जर्मन नाजी सोल्जर्स, वो लोग भाई पैसे के लिए काम करते थे। हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते भाई, हम लोग काम करते हैं क्योंकि भाई हमारे, तुम इंडियंस, हर एक इंडियंस को देखना, हमारे यहाँ जंग लड़ना इज़ अ साइन ऑफ ब्रेवरी। अगर कोई भी वॉर में अपनी जान देता है ना, तो उसको हम ये नहीं बोलते कि भाई वो वहाँ पे मर के आ गया, हम बोलते हैं कि भाई वो शहीद हुआ है और उसने जान नहीं दिया, उसने बलिदान दिया है। हमारे यहाँ मेंटलिटी अलग है। हम भाई हमारे लिए लड़ना और हमारे देश के लिए मरना, लड़ाई में मरना, जंग में मरना स्पेशली, बहुत बड़ी बात है। तो भाई उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भाई इनकी इंडियन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे सोल्जर से नहीं हो पाएगा, लेकिन इंडियंस को इंक्लूड कर लें तो अलग ही बात है। क्योंकि जो काम वहाँ स्पेशलाइज सुपर ट्रेंड कमांडोज नहीं कर पा रहे थे उन ब्रिटिशर्स के, वो हमारे इंडियन के नॉर्मल 6 महीने के अनुरूट ने कर दिखाया। उसके बाद भी भाई उन लोगों ने हमें इंडिपेंडेंस नहीं दी, तो हम लोगों ने और मांग बढ़ाई। हमारे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी इंडिया की, लेकिन इंडिया ने ही वहाँ पे विक्ट्री दिलवाई। नहीं तो 5 साल वॉर चली गया और 5वें साल में ही विक्ट्री हुई हमारे इन जर्मन और जापनीज़ के अगेंस्ट। और 5वें साल में ही इंडियंस ने फोर्सेबली या फिर ना अनजाने में पार्टिसिपेट किया था वॉर में, नहीं तो ये वो जीतते ही नहीं कभी भी। और अगर इंडिया उस टाइम पे इंडिपेंडेंट कंट्री होता ना खुद,
अखंड भारत या फिर नॉर्मल इंडिया भी, तो वो उस टाइम पे जर्मनी जापान का ही साथ देता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन साथ में ऐसा भी है कि भाई देखो, जर्मनी नाजीज़ को सपोर्ट कर रही थी, मास कैजुअलिटीज़, एंड नाउ डेज वी आर सीइंग दैट यूक्रेन एंड रशिया इज फाइटिंग, एंड दोनों ही ट्रैजिक सिचुएशंस है। इंडिया बोलता है लड़ाई रुकवा दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रशिया हमारा दोस्त है, यूक्रेन से हमारी कुछ खास लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी बात ऐसी है कि अगर आज का इंडिया होता तो शायद वॉर में पड़ता ही नहीं, सीधा बोलता कि भाई हमें नहीं पता आप लोग कौन हो, जयराम जी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कोई और होता है, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट मोदी जी, आई एम जस्ट सेइंग अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वॉर होती, तो वो तो चल जाते भाई सपोर्ट करने जर्मनी और अपने क्या बोलते हैं जापान का, क्योंकि नाजीज़ का साइन उल्ला स्वास्थ्य का। ऑल तो फन हो गया अपना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड मीटिंग पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ बना है, तो भैया इंडिया। पहली बात, यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। दूसरी बात, इसमें 1200 हॉर्स पावर की वो है पावर। फिर इंडिया का है, टेस्टेड ऑन जिंद एंड सोनीपल रेलवे ट्रैक। नेक्स्ट इज रिसेंटली एडेड वेटलैंड सिटीज़, रैमसर कन्वेंशन में कौन सी थी, तो रैमसर कन्वेंशन 1971 में है, और रिसेंट जो एडेड उसमें है सिटीज़, वो इंदौर और उदयपुर हैं। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन, ESZS। तो हमने कर्नाटका को इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन कंसिडर किया है। तो केरला में भाई सब कमेटी अप्रूव की थी 4 फॉरेस्ट एरियाज़ के लिए, जिसके तहत हमने वहाँ पे इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन बनाए थे। अब वो 4 फॉरेस्ट कौन से हैं, तो वो इंक्लूड करता है भादरा वाइल्ड सेंचुरी, बानकपुर वुल्फ वाइल्ड सेंचुरी, उत्तरागुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आर्शकेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यह है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 के तहत इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन हम बनाते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व, अ वेरी फेमस नेम ऑफ टुडे, आजकल बहुत चल रही है, ये कहाँ का है, तो ये है झारखंड में। सिक्किम डेविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देख रहे हो, देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैंने डेविल बोल दिया गलती से, कोई बात नहीं। सिक्किम देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है हमारे HP यानी हिमाचल प्रदेश में। अगली बात हम करेंगे DGC, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, यह गोल्ड प्रोड्यूस करती है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1987 में। इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है और स्विट्ज़रलैंड में है। 33 मेंबर्स हैं इसमें और 33 कंपनीज हैं इसके मेंबर। काउंसिल ऑफ प्रमोटिंग यूज़ ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड, देखो गोल्ड की बात है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज्वेलर्स ही होंगे, ज्वेलरी कंपनीज होंगी, जैसे कल्याण। इंटरनेशनल तो मुझे कोई पता नहीं, हाँ प्लैटिनम इज़ वन। तो ये सारी ऐसी कंपनी हैं जो WGC के साथ में है, वर्ल्ड गोल्ड कमेटी, ऐसे कुछ फुल फॉर्म होना चाहिए। ऑल दो दैट इट इज़ असम्पशन नॉट द रियलिटी, मैं सिर्फ असम कर रहा था।